गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन सेमेस्टर फर्स्ट में मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो अपन ने जो इससे पहले वाली क्लास है उसी से ये क्लास लिंक रहेगी। तो अपन ने पढ़ा था न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर। तो अपन ने देख लिया था कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उस न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक पदार्थ काम में लिया जाता है, जिसमें मैं भारी जल या D2O काम में लेता हूँ। उस भारी जल का काम होता है कि जो भी अपने पास जब न्यूट्रॉन किसी यूरेनियम पर टक्कर करेगा तो यूरेनियम को वो दो पार्ट में क्या कर देता है, विखंडित कर देता है, विभाजित कर देता है। विभाजित करता है तो उसके साथ 3 न्यूट्रॉन अलग से बाहर निकलते हैं। तो वो तीनों न्यूट्रॉन वापस किसी यूरेनियम पर इंसिडेंट करेंगे तो आगे के वापस 3 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी 9 न्यूट्रॉन बन जाएंगे। इस तरीके से न्यूट्रॉन की वेलोसिटी जब वो टक्कर करता जाएगा, यूरेनियम को विखंडित करता जाएगा, तो न्यूट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो जब भी न्यूट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती है तो वेलोसिटी को कम करने के लिए जो सॉल्यूशन मुझे यूज लेना होता है वो कहलाता है मॉडरेटर या मंदक पदार्थ। तो उसी के टक्कर की अपन बात कर रहे थे। तो कुछ पार्ट इसका देख लिया था, आज इसका कुछ पार्ट हाफ पार्ट है वो बाकी है, इसके कुछ स्पेशल केसेज है वो बाकी है। तो आज अपनी जो क्लास रहेगी वो है न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर, उसका पार्ट 2 रहेगा। तो इससे पहले वाला जो कल वाली क्लास थी उसका पार्ट फर्स्ट था, यानी हाफ डेरिवेशन अपन वहाँ पे कर चुके हैं। उसके आगे का डेरिवेशन अपन आज डिस्कस करेंगे। तो कल अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म निकाली थी, वो सारी टर्म यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने फर्स्ट टर्म लिखा था ए। क्या लिखा था अपने पास? ए, यानी अपने पास जो भी टॉपिक था वो तो क्या था अपने पास, न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर। न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर, इसमें फर्स्ट रेशो लिखा था अपन ने क्या, A = M2/M1। एक तो मैंने ये रेशो लिखा था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आई थी, वो टर्म सारे अपन लिख लेते, उसके बाद इस डेरिवेशन को वापस स्टार्ट करते हैं। तो M2 क्या था अपने पास? M2 जो था वो मंदक पदार्थ का द्रव्यमान था, और जो M1 था वो क्या था, न्यूट्रॉन कण का द्रव्यमान था। तो यहाँ पे अपन ने एक इक्वेशन तो ये निकाली थी कि द्रव्यमान ऑफ मॉडरेटर, मास ऑफ मॉडरेटर एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन का जो रेशो होगा वो किसके इक्वल था, A के इक्वल था। इसके बाद अपन ने VCM की वैल्यू निकाली थी। तो VCM अपन ने लिखा था क्या, VCM = लिखा था M1U1 प्लस M2U2 अपॉन में M1 प्लस का M2। बट यहाँ पे जो U2 वाला मटेरियल था या U2 वेलोसिटी थी वो L निर्देश तंत्र में पार्टिकल या मंदक पदार्थ की वेलोसिटी थी। तो उसकी वेलोसिटी कितनी मानी थी अपन ने, 0 मानी थी। तो यहाँ पे U2 का मान 0 हो गया था, और जब भी U2 का मान 0 हो गया तो यहाँ पर अपने पास जो टर्म बनी थी वो बनी थी U1 अपॉन में 1 + A। एक टर्म मेरे पास ये आई थी। तो एक तो VCM आया था, एक इसका A जो मास आया था वो आया था, एक टर्म मैंने ये निकाली थी। इसके बाद मैंने U1 डैश निकाला था। तो U1 डैश अपने पास क्या आया था, तो U1 डैश आया था अपने पास U1A अपॉन में 1 + A। तो ये वाली जो टर्म आई थी U1A, और साथ में क्या आया था अपने पास 1 + A। तो ये मैं लिख सकता हूँ कि C निर्देश तंत्र में न्यूट्रॉन पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो ये थी। ऐसे ही अपन ने दूसरा क्या निकाला था, U2 डैश निकाला था। तो U2 डैश की वैल्यू आई थी अपने पास U2 डैश = माइनस का U2 और 1 + का A। एक वेलोसिटी ये वाली आई थी। ये 4 टर्म अपन ने कल निकाल चुके थे। तो ये सारी की सारी टर्म आज भी यूज होगी। इसके बाद मैंने C निर्देश तंत्र में जब भी संवेग संरक्षण लगाया तो यहाँ पे कुछ वैल्यू निकाली थी। उस वैल्यू के बेस पे मैंने कुछ रिजल्ट निकाला था कि जो U2 डैश होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, V2 डैश के। तो ये अपन ने कल लास्ट में जो डेरिवेशन का रिजल्ट था वो ये था। ऐसे अपने पास जो V1 डैश है वो किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास, ये वाला जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा अपने पास, U2 डैश है वो, ये यदि 2 है तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ 1। ये क्या हो जाएगा अपने पास, U1 डैश किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास, V1 डैश के। तो यहाँ से मैंने ये वाली वैल्यू निकाल दी थी। क्लियर? तो यहाँ से इतनी टर्म अपन ने कल वाले डेरिवेशन में कैलकुलेट की थी। अब इसी टर्म को आगे यूज करके मैं आगे इसमें इस डेरिवेशन को सॉल्व करता हूँ। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ये था अपने पास कोई मास था, मास का रेशो था। तो यहाँ पे मास ऑफ मॉडरेटर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन = A। यहाँ पे था VCM में अपन ने U2 क्या होता है, रेस्ट में होता है। U2 रेस्ट में होने की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। यदि इसकी वेलोसिटी 0 है तो इसका क्या हो जाएगा, M1 + U1
m1u1 प्लस m2u2 बाई m1 प्लस m2u2 की वैल्यू 0 है तो ये रह जाएगा m1u1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो इसको m2 को नीचे ले गया तो वो a में कन्वर्ट हो गया था, तो ये वाली टर्म बनी थी। ऐसे u1 डैश ये था, u2 डैश ये था, और यहाँ पे क्या था अपने पास u2 डैश इज इक्वल टू v2 डैश एंड u1 डैश इज इक्वल टू v1 डैश। तो यहाँ तक अपन देख चुके थे कि यहाँ पर जो न्यूट्रॉन पदार्थ या मंदक पदार्थ की वेलोसिटी टक्कर के बाद की टक्कर से पहले की क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे अपन ने लिखा था कि टक्कर के बाद जो मंदक पदार्थ की वेलोसिटी होती है वो टक्कर से पहले मंदक पदार्थ की क्या होती है, इक्वल रहती है। किसमें, सी निर्देश तंत्र में, एल में नहीं, एल में तो वो रेस्ट में होता है। ऐसे अपने पास यदि मैं न्यूट्रॉन कण की बात करता हूँ तो इसी प्रकार सिमिलरली मैंने ये कैलकुलेट किया कि न्यूट्रॉन कण की वेलोसिटी टक्कर के बाद आफ्टर कॉलिजन एंड बिफोर कॉलिजन क्या रहती है अपने पास, इक्वल रहती है। अब यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसमें आगे की टर्म मुझे निकालनी है तो इसको अपन आगे लेके चलते हैं इस डेरिवेशन को। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, यदि मैं इस टर्म को आगे डिफाइन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे निकालना है क्या, सी निर्देश तंत्र में यदि मैं सी निर्देश तंत्र का एल निर्देश तंत्र के साथ रिलेशन लिखूँ टक्कर के बाद का, तो मैं लिख सकता हूँ कि टक्कर के बाद सी तथा एल निर्देश तंत्र में संबंध, सी तथा संबंध क्या होता है। तो ये मुझे पता है कि यदि मैं टक्कर के बाद की बात करूं तो टक्कर के बाद सी तथा एल निर्देश तंत्र में जो रिलेशन होगा, तो मुझे पता है कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, u1 डैश इज इक्वल टू u माइनस का VCM। बट मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, टक्कर के बाद के लिए। तो टक्कर के बाद के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, तो ये वाली जो टर्म हो जाएगी किसमें, फर्स्ट पार्टिकल के लिए। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, यदि मैं प्रथम कण के लिए लिखता हूँ, प्रथम कण के लिए ये वाली टर्म हो जाएगी क्या अपने पास, v1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास v1, क्या हो जाएगा, v1 डैश इज इक्वल टू v1 माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास VCM, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब यदि मैं इसको क्या करता हूँ, मुझे पता है कि जो VCM है वो अपन ने लिख रखा है, VCM की वैल्यू कितनी लिख रखी है, तो देखो यहाँ पे VCM की वैल्यू ये रही, VCM कितना अपने पास u1 अपॉन में 1 प्लस का a है। तो ये वाली टर्म मैं वहाँ पे रख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा u1 अपॉन में 1 प्लस a। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी, तो मैं लिख सकता हूँ कि v1 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास v1 माइनस का u1 अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास 1 प्लस का a हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, बट इसको ये वैल्यू रखने से पहले इसमें मैं एक काम करूँगा, इसको डायरेक्ट वैल्यू मत रखना, इसमें कुछ रिजल्ट निकालने के लिए इसको मैं लिखता हूँ कि ये अपने पास रिलेशन होता है क्या, एल और सी में, यानी v1 डैश तो क्या था, सी निर्देश तंत्र में न्यूट्रॉन कण का वेग था, और v1 क्या था, एल निर्देश तंत्र में न्यूट्रॉन कण का वेग था, और जो VCM है वो क्या था, द्रव्यमान केंद्र का वेग था। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, जो v1 डैश है इसको मैं ऑपोजिट करके लिख सकता हूँ, यानी ये हो जाएगा v1 इज इक्वल टू v1 डैश प्लस का क्या हो जाएगा VCM हो सकता है। यदि मैं इसका स्वयं के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास v1 डॉट v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास v1 डॉट प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास VCM। ऐसे ही अपने पास यहाँ भी हो जाएगा v1 डैश प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास VCM, और ये मुझे पता है कि सारे के सारे क्या होते हैं, वेक्टर। तो ये वाली टर्म तो क्या बन जाएगी v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली टर्म बनेगी v1 डैश का स्क्वायर प्लस का बनेगा अपने पास VCM का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास 2, और यहाँ पे हो जाएगा v1 डैश, साथ में वेक्टर भी आ सकता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा VCM वेक्टर। यानी अपने पास ये वाली टर्म होगी v1 स्क्वायर v1 डैश स्क्वायर VCM और 2v1 VCM। अब मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे जो v1 डैश की वैल्यू है वो v1 डैश की वैल्यू मैंने अभी कल वाले डेरिवेशन में निकाल रखी है। तो देखो मुझे पता है कि यहाँ से v1 डैश है वो किसके इक्वल आ जाता है, u1 डैश के। तो किसके इक्वल आ जाता है, u1 डैश के। तो जो यहाँ पे ये v1 डैश वाली टर्म है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, u1 डैश। तो वी नो दैट क्या हो जाएगा अपने पास, जो v1 डैश है वो किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास, u1 डैश के। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी अपने पास v1 है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा अपने पास u1 डैश का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या VCM का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या 2, यहाँ पे हो जाएगा u1 डैश और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास VCM, ये वाली टर्म हो जाएगी।
अब देखो मेरे पास u1 डैश की वैल्यू पहले से निकाली हुई है, तो u1 डैश की वैल्यू जो अपन ने कल वाली क्लास में निकाली थी वो वाली मुझे यूज करनी है। कौन सी है? u1 डैश। ये क्या है? u1a अपॉन में 1 प्लस ए, यानी ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा। तो ये क्या हो जाएगा? u1a अपॉन में 1 प्लस ए। तो यदि मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास? v1 स्क्वायर क्या हो जाएगी अपने पास? v1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? u1a, साथ में हो जाएगा 1 प्लस ए का क्या हो जाएगा? पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा VCM। तो VCM अपन ने क्या निकाल ही रखा है, तो VCM की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी अपने पास? u1 अपॉन में 1 प्लस ए, ये वाली टर्म हो जाएगी। प्लस का हो जाएगा अपने पास 2u1 डैश, तो 2 तो एज इट इज u1 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? u1a, ये हो जाएगा अपने पास u1a, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास? 1 प्लस ए, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। और जो VCM था, तो VCM की वैल्यू क्या है अपने पास? u1 अपॉन में क्या अपने पास? 1 प्लस ए टर्म रख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने ये टर्म रखी, तो v1 स्क्वायर ये एज इट इज टर्म बन गई। अब इस टर्म को यदि मैं कंप्लीट सॉल्व करता हूँ, अब देखो यहाँ पे डॉट आया है, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। अब ये थीटा कौन सा? अब ये थीटा कौन सा? तो बात कर रहे हैं अपन कौन से में? सी निर्देश तंत्र में या एल निर्देश तंत्र में। तो जब भी पार्टिकल एक दूसरे से ऑपोजिट चला जाता है तो वहाँ पर कोई एंगल बनेगा, यानी किस किस के बीच में एंगल बनेगा? u1 डैश और VCM के बीच। तो वो एंगल कितना आ जाएगा? कॉस थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो v1 स्क्वायर ये हो जाएगा u1 स्क्वायर ए स्क्वायर, साथ में हो जाएगा अपने पास 1 प्लस ए का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा अपने पास u1 स्क्वायर, साथ में हो जाएगा अपने पास 1 प्लस ए का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा अपने पास 2u1 स्क्वायर हो जाएगा, साथ में हो जाएगा ए, और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस ए का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास? कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसमें जो जो टर्म कॉमन आ सकती है उस टर्म को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो ये वाली टर्म कॉमन आएगी तो क्या क्या बनेगी? तो यहाँ से बन जाएगा अपने पास क्या? v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो u1 स्क्वायर 1 बाय ए, u1 स्क्वायर 1 बाय ए का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? u1 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ए का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर आ गया। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास? ए स्क्वायर एज इट इज, प्लस ये वाली पूरी टर्म बाहर आ गई, तो प्लस में क्या रह जाएगा? 1, और प्लस में क्या रह जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा, ये पूरा बाहर आ गया, तो 2a, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास? कॉस थीटा। ये किसके इक्वल आ रहा है अपने पास? v1 के। क्या मैं इस v1 को इस टर्म में लिख सकता हूँ? v1 स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास? u1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगी अपने पास? a स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास? 2a कॉस थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास? 1 प्लस ए का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, यानी ये वाली टर्म आएगी। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि v1 स्क्वायर अपॉन में u1 स्क्वायर, क्या मैं इसकी टर्म को काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिख सकता हूँ क्या? देखो यहाँ पे ये क्या है? वेलोसिटी है। इसका मतलब मैं यहाँ पे m 1/2m से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो जब भी मैं ऊपर और नीचे 1/2m का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो वो टर्म क्या बनेगी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म बनेगी। क्या बनेगी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म। तो ये वाली जो टर्म है वो क्या बताएगा कि फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यानी न्यूट्रॉन कण की गतिज ऊर्जा, और ये क्या बताएगा अपने पास? यानी ये तो टक्कर के बाद की बताएगा और ये टक्कर के पहले की बताएगा। तो इसमें मैं बात करता हूँ कि इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो क्या होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी की टर्म में या गतिज ऊर्जा की टर्म में गतिज ऊर्जा के रूप में लिखने पर इन रिटर्न टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी अपने पास? तो इसको मैं बन सकता हूँ 1/2m v1 स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 1/2m और क्या हो जाएगा? u1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो टर्म है वो है ही a स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का हो जाएगा अपने पास 2a, साथ में हो जाएगा अपने पास क्या? कॉस थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो ये वाली टर्म हो जाएगी अपने पास क्या? अब देखो यहाँ पे अपने पास ये वाली जो टर्म है, ये वाली कौन सी टर्म है? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो 1/2m, यहाँ पे क्या लिया अपन ने? m1, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे अपने पास काइनेटिक एनर्जी की टर्म है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि दोनों जगह मैंने m से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। क्या कर लिया मैंने? दोनों जगह m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, और दोनों जगह कौन सा m आएगा? 1 वाला आएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी कौन सी है? 1। तो 1/1 m1 v1 स्क्वायर और 1/2
m1u1 स्क्वायर। तो ये कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी है। तो देखो 1/2 m1v1 स्क्वायर कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 1/2 m1v1 स्क्वायर है वो काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी, तो मैं लिख सकता हूँ कि टक्कर से बाद की, टक्कर के बाद की एल निर्देश तंत्र में। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि एल निर्देश तंत्र में, एल निर्देश तंत्र में न्यूट्रॉन कण की गतिज ऊर्जा, न्यूट्रॉन कण की गतिज ऊर्जा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इन एल फ्रेम बिफोर द कॉलिजन या आफ्टर द कॉलिजन, सॉरी ये v1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आफ्टर द कॉलिजन। तो एल निर्देश तंत्र में न्यूट्रॉन कण की गतिज ऊर्जा टक्कर के बाद, टक्कर के बाद। ऐसे अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये भी क्या है अपने पास, एल निर्देश तंत्र में पार्टिकल की वेलोसिटी है, न्यूट्रॉन कण की गतिज ऊर्जा है, बट ये गतिज ऊर्जा कौन सी है, u1 की टर्म में है, और u1 की टर्म में क्या हो जाएगी, वो टक्कर से पहले हो जाएगी। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल निर्देश तंत्र में एल निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व की, टक्कर से पूर्व की न्यूट्रॉन कण की गतिज ऊर्जा, ये वाली टर्म हो जाएगी। क्लियर? यदि ये वाली टर्म हो गई तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी अपने पास, देखो ये वाली टर्म, जो ये वाली टर्म थी वो तो क्या बन जाएगी अपने पास, ये वाली टर्म बन जाएगी, देखो अपने पास रेशो 1/2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल की टर्म है, तो ये एनर्जी हो जाएगी अपने पास EKF फाइनल वाली टर्म, EKI यानी इनिशियल वाली टर्म किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा अपने पास a² प्लस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास 2a cos थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास 1 प्लस a का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये वाली टर्म बनेगी मेरे पास, और ये वाली जो टर्म है वो यहाँ से अपने पास बताएगी कि कौन सी टक्कर प्रत्यास्थ होगी और कौन सी टक्कर अप्रत्यास्थ होगी। तो ये अपने पास क्या आया है, क्या था अपने पास कि न्यूट्रॉन कण की टक्कर से पहले की काइनेटिक एनर्जी और टक्कर के बाद की एल निर्देश तंत्र में न्यूट्रॉन कण की काइनेटिक एनर्जी का क्या है, ये रेशो है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे गतिज ऊर्जा का अनुपात है कौन से, एल निर्देश तंत्र में, और गतिज ऊर्जा का अनुपात किसके साथ है, न्यूट्रॉन कण का टक्कर से पहले का टक्कर के बाद के साथ है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यह क्या बता रहा है, गतिज ऊर्जा का अनुपात को शो कर रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पर ये टर्म क्या शो कर रही है, यह गतिज ऊर्जा के अनुपात को व्यक्त करता है। गतिज ऊर्जा के किसके व्यक्त करता है, अनुपात को व्यक्त करता है। तो अपने पास जो फाइनल टर्म है वो क्या हो जाएगी अपने पास, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब देखो इसमें यदि मैं ये सारी वैल्यू लिखता हूँ तो अपने पास इसमें अलग अलग केस लगाते हैं, केस नंबर फर्स्ट लगाते हैं, और केस नंबर फर्स्ट में मैं क्या मानता हूँ कि अपने पास जो केस फर्स्ट है, यदि उसमें मैं क्या मानूँ, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए अपने पास 0 हो जाए, यदि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए 0 डिग्री हो, 0 डिग्री होने का मतलब है इफ़ थीटा इज इक्वल टू कितना 0 डिग्री। यदि मैं थीटा को 0 मानता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि थीटा 0 होने का मतलब क्या है अपने पास कि जब भी न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर होती है तो पार्टिकल एक दूसरे से ऑपोजिट नहीं जाते, वो एक ही डायरेक्शन में टक्कर करते हैं। इसका मीनिंग ये हो गया क्योंकि थीटा की कोई भी वैल्यू नहीं है, थीटा 0 है, इसका मतलब वो पार्टिकल जो पहले ऐसे जा रहा था, यदि न्यूट्रॉन है वो इस पदार्थ से टक्कर करके ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा था, अब वो ऐसे नहीं हो रहा, अब वो दोनों ही पार्टिकल सीधे ही एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे कॉस की वैल्यू कितनी, या कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री अपने पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली टर्म क्या बनेगी, तो देखो यहाँ पे EKF अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास EKI, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी अपने पास क्या a² प्लस का हो जाएगा अपने पास 1
प्लस का हो जाएगा अपने पास 2a और यहाँ पे भी टर्म क्या हो जाएगी 1 प्लस a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या अपने पास ऊपर वाली टर्म को भी होल स्क्वायर बना सकते हो, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी a स्क्वायर, या फिर इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ये भी टर्म क्या बन जाएगी 1 प्लस a का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या होगा 1 प्लस a का होल स्क्वायर। तो ये पूरी 1 प्लस a का होल स्क्वायर है, इसकी टर्म से ये वाली टर्म से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, यानी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 1। यानी यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ई के एफ की वैल्यू ई ए के आई के इक्वल है। क्या लिख सकता हूँ मैं कि जो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आया ई के एफ इज इक्वल टू क्या आया अपने पास ई के आई, ये वाली टर्म आएगी। अब इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि यदि दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, क्या है अपने पास ई के एफ इज इक्वल टू ई के आई, यानी फाइनल की इनिशियल की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, यानी यह टक्कर कैसी होगी अपने पास प्रत्याश टक्कर होगी। कैसी टक्कर होगी अपने पास प्रत्याश टक्कर होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि एल निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व की गतिज ऊर्जा न्यूट्रॉन के लिए इस समीकरण से क्या स्पष्ट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अतः स्पष्ट है कि एल निर्देश तंत्र में न्यूट्रॉन कण की गतिज ऊर्जा क्या लिख सकता हूं मैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसकी आएगी मंदक पदार्थ की तो आएगी नहीं, तो किसकी आएगी अपने पास। अतः स्पष्ट है कि एल निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व न्यूट्रॉन कण की गतिज ऊर्जा किसके इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं कि न्यूट्रॉन कण की गतिज ऊर्जा किसके इक्वल होगी अपने पास टक्कर के बाद न्यूट्रॉन कण की गतिज ऊर्जा की क्या होगी इक्वल होगी। तो मैं लिख सकता हूं कि टक्कर के बाद न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा के गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। क्या होगी बराबर होगी। और जब भी ये बराबर होती है तो यहाँ से मेरे पास ये रिजल्ट निकलता है कि अपने पास टक्कर से पूर्व की न्यूट्रॉन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है आफ्टर द कोलिजन न्यूट्रॉन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा ऊर्जा की कोई हानि नहीं होगी। यानी एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा, ऊर्जा की कोई हानि नहीं होगी। यानी जितनी एनर्जी से वो न्यूट्रॉन मंदक पदार्थ से टक्कर करेगा उतनी एनर्जी के न्यूट्रॉन की वापस काइनेटिक एनर्जी मुझे टक्कर के बाद भी मिल जाएगी। तो एक केस तो अपन ने ये पढ़ा जहाँ पर अपने पास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, और थीटा इज इक्वल टू 0 होने का मतलब मुझे यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि यदि काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल आ रही है, क्या आ रही है काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल आ रही है, मतलब ये कैसी टक्कर होगी प्रत्याश टक्कर होगी। इस रिजल्ट में मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इसकी जो टक्कर होगी वो कैसी होगी प्रत्याश टक्कर होगी। प्रत्याश टक्कर होगी कौन से केस में, ओनली थीटा इज इक्वल टू 0 वाले केस में। अब केस नंबर सेकंड लेता हूं मैं, तो केस नंबर सेकंड में आएगा अपने पास केस नंबर सेकंड में क्या है कि यदि मेरे पास थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो मैं लिख सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए तो मुझे पता है कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास 0 होती है। तो अपने पास इसका जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा ई के एफ अपॉन में हो जाएगा अपने पास ई के आई, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा 2a cos 0 डिग्री, और अपॉन में जो वैल्यू है वो क्या है अपने पास 1 प्लस a का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म बनेगी। अब मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे यदि ये टर्म है cos 0 का मान कितना हो गया 0 हो गया, यानी ये पूरी टर्म तो क्या हो गई 2a cos 0 0 हो गई। यानी मेरे पास क्या बचा
तो मेरे पास ओनली टर्म बचेगी ये वाली ई के एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास ई के आई इज इक्वल टू ये वाली टर्म हो जाएगी अपने पास, ये वाला पूरा हट गया तो ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म बनेगी। और यदि मैं ये वाली टर्म बनेगी तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर अपने पास वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास थीटा इज इक्वल टू 90 लेने पर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो सकती है क्या, इक्वल नहीं हो सकती। यानी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास ई के एफ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास ई के आई, यानी अपने पास फाइनल रिजल्ट यहाँ पे क्या निकलेगा, ये वाला रिजल्ट निकलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि फाइनल रिजल्ट अपने पास क्या निकलेगा ई के एफ नॉट इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा अपने पास ई के आई। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि यहाँ पे क्या होगा एल निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा टक्कर से पूर्व न्यूट्रॉन कण की गतिज ऊर्जा असमान है। गतिज ऊर्जा क्या दोनों इक्वल नहीं है, यानी क्या है मेरे पास असमान है। और असमान है इसका मतलब क्या होगा, या तो एनर्जी का लॉस होगा या एनर्जी की क्या होगी वृद्धि होगी। तो अपन कह सकते हैं कि यदि एनर्जी का लॉस हो रहा है या एनर्जी गेन हो रही है तो मैं लिख सकता हूँ कि ये टक्कर कैसी होनी चाहिए अपने पास, अप्रत्यास्थ टक्कर होनी चाहिए। पहले अपन पढ़ चुके हैं, तो यह टक्कर क्या होगी, अप्रत्यास्थ होगी। तो देखो पहले अपन जो टक्कर का टॉपिक पढ़ रहे थे इसमें प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ अलग अलग पढ़ रहे थे, बट यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा कि जब भी न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर होती है तो दोनों ही केस इसमें पॉसिबल है, प्रत्यास्थ भी हो सकती है अप्रत्यास्थ भी हो सकती है। तो यदि मैं थीटा इज इक्वल टू 0 लेता हूँ तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाती है और वो टक्कर क्या मानी जाएगी, प्रत्यास्थ टक्कर मानी जाएगी। बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, यानी ई के एफ इज इक्वल टू ई के आई आ रहा है, यानी यह टक्कर क्या मानी जाएगी, अप्रत्यास्थ मानी जाएगी। और इसका जो केस नंबर 3 है क्या है अपने पास, इसका केस नंबर 3 ये कहता है कि इफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए 180, थीटा इज इक्वल टू कितना हो 180, और मुझे पता है कि कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास -1। तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या ई के एफ अपॉन में हो जाएगा अपने पास ई के आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई के एफ इज इक्वल टू ई के आई। तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी ई के एफ कितना है, तो ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का क्या है अपने पास कॉस 2a कॉस, ये क्या है अपने पास 2a कॉस 180 डिग्री, और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास 1 प्लस a का होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा रिजल्ट, तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट मिलेगा कि अपने पास क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, तो ये हो जाएगा अपने पास ई के एफ, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास ई के आई इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का क्या हो जाएगा 2a, क्योंकि कॉस 180 कितना होता है -1 होता है, और यहाँ पे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 1 प्लस a का होल स्क्वायर। तो ये वाली भी जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, ई के एफ इज इक्वल टू ई के आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी a माइनस का 1, क्या बन जाएगा अपने पास a माइनस का 1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा अपने पास a माइनस का 1 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे a स्क्वायर है प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास a माइनस 1 का स्क्वायर
अपॉन में क्या हो जाएगा 1 + a का होल स्क्वायर। यानी यहाँ भी क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ भी अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों क्या होगी, इक्वल नहीं होगी। तो यह मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर भी अपने पास काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, तो यहाँ पर अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी मिलनी है वो भी इक्वल नहीं है। यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास EKF नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास EKI, ये वाली टर्म हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा EKF नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास EKI। अब यहाँ से मैं देख सकता हूँ क्या EKF इक्वल टू EKI, अतः स्पष्ट यहाँ भी क्या है, अतः यह टक्कर भी क्या होगी अपने पास अप्रत्यास्थ होगी, इनलास्टिक होगी। क्लियर। तो देखो अपन ने 3 केस लिए। फर्स्ट लिया थीटा इज इक्वल टू 0 पर, और थीटा इज इक्वल टू 0 पर EKF और EKI दोनों ही क्या है मेरे पास इक्वल आए। यदि ये इक्वल आते हैं तो ये वाले टक्कर कौन सी होगी अपने पास, इलास्टिक कॉलिजन होगा। कौन सा होगा, इलास्टिक कॉलिजन होगा। इलास्टिक कॉलिजन इसलिए होगा क्योंकि इसमें ना कोई एनर्जी का लॉस होगा ना कोई एनर्जी गेन होगी। ऐसे अपने पास यदि सेकंड नंबर है वो क्या है अपने पास, थीटा इज इक्वल टू 180 ले लो या थीटा इज इक्वल टू कितना ले लो अपने पास 90 डिग्री ले लो। तो यहाँ पे अपने दोनों के रिजल्ट के लिए क्या होगा EKF नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास EKI। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर ये रिजल्ट मिलेगा और इसके बेस पे वो क्या होगा अपने पास इनइलास्टिक कॉलिजन होगा। क्या होगा अपने पास इनइलास्टिक कॉलिजन। यानी ये तो होगी प्रत्यास्थ टक्कर और ये वाली क्या हो जाएगी अपने पास अप्रत्यास्थ टक्कर। ये वाला हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये तो कहलाएगी अपने पास प्रत्यास्थ टक्कर और आगे वाली क्या कहलाएगी अपने पास अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाएगी। क्लियर। तो ये तो अपन ने बात की किसकी, न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर की, कि जब भी कोई न्यूट्रॉन किसी मॉडरेटर से टक्कर करता है तो वो टक्कर करने के बाद कैसे उस पर वेरी करता है, एल निर्देश तंत्र में उसका रिजल्ट क्या आता है। तो अपन ने कल 4 रिजल्ट निकाले थे, उसके बाद आज 13 केस लगाए। तो कल के रिजल्ट में और आज के रिजल्ट को मिलाएंगे तब अपने पास ये कंप्लीट डेरिवेशन कंप्लीट होगा। तो एग्जाम में हो सकता है वो प्रॉपर केस पूछे, हो सकता है वो एल निर्देश तंत्र की बात करें, हो सकता है वो सी निर्देश तंत्र की बात करें, या फिर आपको डायरेक्ट भी बोला जा सकता है सिद्ध कीजिए कि न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर होती है वो प्रत्यास्थ टक्कर होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या बनाना है, ये वाले केस से बनेगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर प्रत्यास्थ भी पॉसिबल है, इलास्टिक कॉलिजन भी पॉसिबल है और इनइलास्टिक कॉलिजन भी पॉसिबल है। और यदि दोनों ही पॉसिबल है तो मैं लिख सकता हूँ कि दोनों के लिए केस क्या होगा, थीटा का मान अलग अलग होगा। तो न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर प्रत्यास्थ भी हो सकती है, अप्रत्यास्थ भी हो सकती है। सी निर्देश तंत्र में इसकी वेलोसिटी अपन ने निकाल चुके हैं, एल निर्देश तंत्र में इसकी वेलोसिटी निकाल चुके हैं, VCM निकाल चुके हैं। तो इसके साथ साथ ये डेरिवेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से जो भी टक्कर होती है उसमें अपन को इतना प्रोसेस करना है। क्लियर। अब अपन कुछ न्यूमेरिकल की बात करते हैं, उस न्यूमेरिकल में आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल अपन को देखना है कि इसमें एक एग्जाम में जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है न्यूमेरिकल, उसकी बात करेंगे। इस न्यूमेरिकल में क्या है कि अपने पास हर देखो न्यूमेरिकल तो आपको करना ही है, कोई सा भी न्यूमेरिकल हो। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस न्यूमेरिकल पे लगा लेना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है अपने पास, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, कि 2, 4 और 6 ग्राम के कोई 3 द्रव्यमान है। क्या है अपने पास, 3 द्रव्यमान दे रखे हैं जिसका मास दे रखा है 2 ग्राम, 4 ग्राम और 6 ग्राम। यानी M1, M2 और M3 गिवन है। और कितना कितना है अपने पास, तो यहाँ पे दे रखा है कि M1 इज इक्वल टू 2 ग्राम, M2 इज इक्वल टू 4 ग्राम और जो M3 दे रखा है वो दे रखा है अपन को 6 ग्राम। ये हो जाएगा 3 पार्टिकल दे रखे हैं और उसने दे रखा है कि उसका जो द्रव्यमान केंद्र है RCM, द्रव्यमान केंद्र का मतलब क्या होगा, RCM होगा। द्रव्यमान केंद्र RCM 2, 2, 2 पर है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो इसने RCM बता रखा है, इसने दिया है कि जो RCM का कोऑर्डिनेट है वो ब्रैकेट में 2, 2, 2 है, यानी 2, 2, 2 है, यानी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 2 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा अपने पास 2i कैप प्लस का 2j कैप
और प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास 2k कैप। यानी ये क्या दे रखा है अपने पास RCM यानी द्रव्यमान केंद्र की कोई पोजीशन दे रखी है जो क्या है अपने पास RCM की वैल्यू है। फिर वो कह रहा है कि मैं एक 8 ग्राम के चौथे कण को इस बिंदु पर रखता हूँ। किस बिंदु पर रखता हूँ, यानी वो बिंदु पूछ रहा है कि किस बिंदु पर रखे कि नए निकाय का द्रव्यमान केंद्र बिंदु 0 0 0 पर आ जाए। यानी वो कह रहा है कि M4 पार्टिकल मुझे रिप्लेस करना है, यानी M4 पार्टिकल रखना है जिसका मास कितना है 8 ग्राम है। जिसका मास कितना है अपने पास 8 ग्राम है, 8 ग्राम मास है। और इसको मैं किस पोजीशन पर रखूं कि इसका जो पूरा द्रव्यमान केंद्र है, इस पूरे का जो द्रव्यमान केंद्र है वो टोटल क्या बन जाए 0 बन जाए। तो अपने पास ये वाला कंसेप्ट है। अब इस न्यूमेरिकल को देखो, ये एग्जाम में कितनी बार आया हुआ है, लगभग हर एक साल छोड़ के एक साल ये रिपीट हुआ है। तो इस पर जितना भी इंपॉर्टेंट लगा सको वो लगा लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है और आता रहता है, तो आपके भी आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे पास M1, M2 और M3 तीन पार्टिकल दे रखे हैं। तीनों का जो मास दे रखा, तीनों का जो द्रव्यमान केंद्र दे रखा है वो 2I, 2J और 2K दे रखा है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यदि मैं RCM की वैल्यू लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, यदि यहाँ पे RCM की वैल्यू लिखता हूँ तो इसको सॉल्व करते हैं। तो RCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास RCM, यदि मैं तीन पार्टिकल के लिए बात करता हूँ तो ये हो जाएगा M1R1 प्लस का हो जाएगा अपने पास M2R2 प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास M3R3। क्लियर। अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास M1 प्लस का M2 प्लस का क्या हो जाएगा M3, ये तीनों हो जाएंगे। यदि मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ RCM की जगह, तो RCM इज इक्वल टू देखो M1 कितना है 2 है, R1 एज इट इज, ऐसे ही अपने पास 4 है, R2 एज इट इज प्लस 6 है R3, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा 4 और 6, यानी है अपने पास कितना 6 और 4 10 और कितना हो जाएगा 12, यानी ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। अब मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास RCM की वैल्यू है, क्या कहता हूँ कि मेरे पास जो भी इसका द्रव्यमान केंद्र दे रखा है वो दे रखा है क्या 2I प्लस का 2J प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास 2K, ये वाली वैल्यू दे रखी है 2I प्लस 2J प्लस 2K इज इक्वल टू दे रखा है अपने पास क्या 2R1 प्लस का दे रखा है 4R2 प्लस का दे रखा है अपने पास 6R3 और अपॉन में क्या दे रखा है अपने पास 12, ये वाली वैल्यू दे रखी है। ठीक है। अब यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो यहाँ पे अपने पास यदि सॉल्व करता हूँ तो इस 12 को इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा 24I कैप प्लस का 24J कैप प्लस का 24 क्या हो जाएगा K कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 2R1 प्लस का 4R2 प्लस का क्या हो जाएगा 6R3, यानी यहाँ पे पर्टिकुलर एक वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। यहाँ तक तो मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका सॉल्व कर लिया। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, इसका द्रव्यमान केंद्र निकाला जो पहले से गिवन था 2 2 2, तो उसको इस टर्म में लिखा जा सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो 2 2 2 था उसको इस टर्म में लिखा जा सकता है। 12 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 24 वाली टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ, अब वो कह रहा है कि चौथा पार्टिकल M4 मैं ला के रख रहा हूँ उसी सिस्टम में जहाँ पर उसका द्रव्यमान केंद्र मुझे क्या करना है 0 करना है, यानी RCM किसके इक्वल रहना है 0 के इक्वल। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी अपने पास क्या, यदि मैं चौथे कण को यानी M4 है उसका द्रव्यमान दे रखा अपन को 8 ग्राम, यदि मैं उसका RCM निकालूँ, क्या निकालूँ, यदि मैं उसका RCM निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा M1R1 प्लस का हो जाएगा अपने पास M2R2 प्लस का हो जाएगा अपने पास M3R3 प्लस का हो जाएगा अपने पास M4R4 और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास M1 प्लस का M2 प्लस का M3 प्लस का क्या हो जाएगा M4, यानी चौथे पार्टिकल के मास के साथ निकालना है। और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो मैं किस पोजीशन पर रखूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा, तो मुझे पता है कि M1 कितना था 2R1 प्लस का 4R2 प्लस का क्या हो जाएगा 6R3 और प्लस का हो जाएगा 8R4। क्लियर। अपॉन में ये वाली जो टर्म है वो टर्म क्या हो जाएगी अपने पास 12 तो पहले से ही था और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगी 0, यानी अपने पास टर्म बनेगी 2R1 प्लस का क्या हो जाएगा 4R2 प्लस का हो जाएगा 6R3 प्लस का 8R4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब मुझे ये पता है देखो 2R1 4R2 और 6R3 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यानी ये वाली टर्म है, इस टर्म की जगह मैं ये वाली कंप्लीट टर्म रख सकता हूँ। तो अपने पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ ये वाली टर्म क्या
कि अपने पास 8R4 को उधर भेज दो, मुझे क्या निकालना है कि R4 की पोजीशन निकालनी है कि चौथा कण को कहाँ रखा जाए कि उसका द्रव्यमान केंद्र 0 हो जाए, यानी R4 की टर्म निकालनी है। तो या तो इसको इधर भेज दो, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास 2R1 प्लस का हो जाएगा अपने पास 4R2 प्लस का हो जाएगा 6R3 माइनस का क्या हो जाएगा 8R4, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मुझे पता है कि यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये पूरी टर्म किसके इक्वल थी, तो ये वाली टर्म थी जो इधर वाली टर्म है, ये वाली टर्म थी अपने पास इसके इक्वल 24i 24j और 24k के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस टर्म में क्या हो जाएगा, तो ये वाली टर्म हो जाएगी क्या 24i कैप प्लस का हो जाएगा 24j कैप प्लस का हो जाएगा अपने पास 24k कैप। क्लियर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 8R4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का 8R4 हो जाएगा। तो इसमें जो भी वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 8 तो नीचे आ जाएगा, यानी 24/8 आई कैप प्लस का 24/8 जे कैप प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास 24/8 के कैप। क्लियर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का R4, क्या हो जाएगा माइनस का R4। ये माइनस यदि मैं इधर लेता हूँ तो R4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस का हो जाएगा अपने पास 3j कैप और माइनस का हो जाएगा अपने पास 3k कैप। तो अपने पास R4 पार्टिकल को यदि मैं इस पोजीशन पे रखता हूँ तो अपने पास सेंटर ऑफ मास कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा, यानी RCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो अपने पास जो फाइनल रिजल्ट है वो ये होगा कि यदि मैं इसको क्या रखता हूँ कि चौथे पार्टिकल को इस R4 की पोजीशन पर रखता हूँ, किस पोजीशन पर रखता हूँ, इस R4 पोजीशन पर रखता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या अपने पास ये वाली टर्म हो जाएगी अपने पास क्या कि R4 इज इक्वल टू यदि मैं माइनस बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का क्या हो जाएगा 3k कैप। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि मुझे R4 निकालना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना एग्जाम में कई बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपके भी रिपीट होने के पूरे चांस हैं। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके इस न्यूमेरिकल को समझ लेना कि अपने पास कोई भी 3 मास थे M1 M2 और M3, उसका कोई RCM दे रखा था जो 222 पर था। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया RCM इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला लिख दिया, उसकी वैल्यू लिख दी, और RCM की वैल्यू कितनी है 2i 2j और 2k, तो उसकी जगह मैंने वैल्यू निकाल दी 2R1 4R2 प्लस 6R3 की वैल्यू निकाल दी, और वो वैल्यू कितनी आई 24i 24j और 24k आई। उस टर्म के बाद मैंने क्या निकाला, उस टर्म के बाद मैंने लिखा कि अपने पास जो भी ये वाला जो आया है इसमें मैं यदि मैं चौथे मास को और ऐड कर लूँ, यानी फोर्थ मास को ऐड करूँ, तो जो चौथा मास है यानी M1 M2 और M3 और M4 के जो चौथा मास है उसमें क्या हो जाएगा अपने पास जो फोर्थ पार्टिकल है उसको मैं ऐसा कौन से पोजीशन पे रखूँ, ऐसी कौन सी लोकेशन पे रखूँ जहाँ पर सेंटर ऑफ मास क्या हो जाए 0 हो जाए। तो सेंटर ऑफ मास 0 कब होगा, जब इसको R4 को आप 3i 3j और 3k पर रखोगे, तब वहाँ पे अपने पास RCM की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। यानी मैं चौथे पार्टिकल को इस पोजीशन पे रखता हूँ तब अपने पास क्या बनेगा, इसका सेंटर ऑफ मास 0 आएगा। क्लियर, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, तो इसको आप देखना एक बार। एक और है एक क्वेश्चन और है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो उसको वो क्वेश्चन आपको ही करना है, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है, कई बार न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अपने पास 10, 20 और 30 3 मास दे रखे हैं, यानी अपने पास M1 दे रखा है वो 10 ग्राम दे रखा है, M2 दे रखा है 20 ग्राम दे रखा है, और जो M3 दे रखा है वो कितना है 30 ग्राम है। ये 3 मास दे रखे हैं। फिर वो कह रहा है कि 10, 20, 30 ग्राम द्रव्यमान वाले कणों का द्रव्यमान केंद्र, जो द्रव्यमान केंद्र है वो कितना है 1, -2, 3 है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास RCM हो जाएगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 1, -2, क्या हो जाएगा 3। यानी RCM की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये क्या बन जाएगा i कैप माइनस का क्या बन जाएगा 2j कैप और प्लस का क्या बन जाएगा अपने पास 3k कैप, ये वाला है। अब वो कह रहा है कि वहाँ पर एक 40 ग्राम द्रव्यमान के कण को कहाँ पर रखा जाता है कि नए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति 1, 1, 1 पर आ जाए। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एक M4 दे रखा है, क्या दे रखा है अपने पास M4 दे रखा है,
M4 दे रखा है वो कितना दे रखा है 40 ग्राम दे रखा है, और उसको मैं किस पोजीशन पर रखूँ कि द्रव्यमान केंद्र है वो कितना हो जाए अपने पास I प्लस J प्लस का K हो जाए। यहाँ पर क्या था कि द्रव्यमान के अंदर 0 कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास I प्लस J प्लस K हो जाएगा। क्लियर? तो ये वाली चीज़ आपको करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये तीनों मास थे, इसके बेस पे इसका सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा, RCM ये हो जाएगा। अब यदि मैं चौथे पार्टिकल को ऐड करता हूँ उसके साथ 40 ग्राम वाले को, तो उसमें द्रव्यमान के अंदर कितना आ जाना चाहिए IJK। तो एज इट इज होगा, जिसमें अपन IJK वो 0 कर रहे थे वो 0 ना करके अब अपन को क्या रखना है IJK यानी 111 रखना है। क्लियर? तो ये आपका एक होमवर्क है। सेम एज इट इज जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, सेम एज इट इज ये वाला क्वेश्चन होगा, तो उसको आपको सॉल्व करना है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं अपन और टक्कर वाला, जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और वो भी एग्जाम में कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन है अपने पास, ये है कि 100 ग्राम तथा 300 ग्राम द्रव्यमान के दो कणों के स्थिति सदिश, यानी अपने पास जो M1 दे रखा है वो दे रखा है अपने पास 100 ग्राम, और जो M2 दे रखा है वो दे रखा है अपने पास कितना 300 ग्राम। एक तो 300 ग्राम है, एक क्या अपने पास 300 ग्राम है। दोनों कणों की स्थिति सदिश है, तो स्थिति सदिश दे रखा है एक का R1 इज इक्वल टू ये दे रखा है अपने पास 2I प्लस 5J, 2I प्लस 5J प्लस 13K, प्लस क्या है 13K। ऐसे ही जो R2 दे रखा है वो दे रखा है अपने पास माइनस का 6I, प्लस का हो जाएगा अपने पास 4J, प्लस का 4J और माइनस का 2K। ये अपने पास R2 दे रखा है, और वो कह रहा है कि ये कण के वेलोसिटी भी दे रखी है, यानी इसका V1 भी दे रखा है। तो V1 दे रखा है 10I, फिर दे रखा है अपने पास माइनस 7J माइनस 3K, और ऐसे ही मेरे पास V2 का मान भी दे रखा है। तो V2 का मान दे रखा है 7I माइनस हो जाएगा 9J, और फिर दे रखा है अपने पास 6K, यानी ये है अपने पास सेंटीमीटर पर सेकेंड में। वेलोसिटी है तो किस में दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, और जो R1 R2 है वो दे रखा है पूरा का पूरा सेंटीमीटर में, यानी CGS यूनिट में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा क्वेश्चन CGS में है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस तंत्र के लिए गणना करनी है। एक तो निकालना है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, तो एक तो मुझे निकालना है क्या RCM, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालनी है, यानी RCM निकालना है। दूसरा कह रहा है कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष दूसरे कण का वेग, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष दूसरे कण का वेग। क्या निकालना है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष दूसरे कण का वेग निकालना है। तो ये चीज़ सारी गिवन थी। यहाँ पे ध्यान रखना कि I कैप J कैप है, वहाँ पर इसका यूनिट वेक्टर के लिए डायरेक्शन भी आ जाएगी, तो ये चीज़ आपको सेल्फ पता होनी चाहिए। यहाँ पे ये वाला था। अब कैसे निकाले इसका, तो यदि मैं कह सकता हूँ सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे RCM निकालना है। क्या निकालना है इसका RCM निकालना है। तो देखो RCM निकालने के लिए क्या करें, तो RCM के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, दो ही पार्टिकल है तो RCM। फर्स्ट ए वाला सॉल्यूशन करते हैं, तो ए वाला क्या आ जाएगा RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस का M2 R2, और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास M1 प्लस का क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये तो हो जाएगा 100, तो ये 100 तो एज इट इज। R1 की वैल्यू क्या है अपने पास 2I प्लस का 5J प्लस का 13K, प्लस क्या हो जाएगा अपने पास M2 की वैल्यू कितनी है 300 है, तो वो हो जाएगा कितना 300, और जो R2 की वैल्यू है माइनस का 6I, तो ये हो जाएगा माइनस का 6I, फिर हो जाएगा अपने पास प्लस का 4J, प्लस का क्या हो जाएगा 4J, और माइनस का क्या हो जाएगा 2K, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2K, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब मुझे बताइए कि यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा 200I, कितना हो जाएगा 200I, प्लस हो जाएगा अपने पास 500J, फिर हो जाएगा अपने पास 1300K, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, प्लस हो जाएगा अपने पास माइनस का 1800I, यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस, वापस ये हो जाएगा तो 1200J, फिर क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का 600, 6 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 600 क्या हो जाएगा K। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट 200 500 और 1300 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1800, बाकी 1200 और बाकी
600, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, RCM2। इस RCM को यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो अपने पास यहाँ पे 200 है, यहाँ -800 है, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1600 आई कैप हो जाएगा। 5 और 5 यानी ये कितना हो जाएगा अपने पास 1700 जे कैप हो जाएगा। ऐसे अपने पास यहाँ पे क्या है, ये वापस माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा 13 माइनस का 6, 3 माइनस का 6 यानी क्या हो जाएगा अपने पास प्लस का 700 के कैप हो जाएगा। क्लियर। तो अपने पास जो फाइनल वैल्यू आएगी RCM की वो वैल्यू क्या आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। तो अपने पास बनेगा कि अब इसमें मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ। अपॉन में इसका क्या था, M1 M2 का सम था, यानी 3 और कितना 400, तो ये कितना हो जाएगा, सबके नीचे क्या आ जाएगा अपने पास 400 आ जाएगा, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा अपने पास 400 और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा अपने पास 400। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी, तो इसके बेस पे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये वाली टर्म को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, जो भी RCM आएगा वो ये आएगा RCM। इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या 16/4, तो ये तो हो जाएगा देखो 0 से 0 कट के 16/4 आई कैप हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 17/4 जे कैप हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा अपने पास 7/4 के कैप हो जाएगा। क्लियर। तो ये वाली टर्म हो जाएगी अपने पास तीनों, और ये RCM किस में बताएगा, सेंटीमीटर में, यानी ये तो क्या हो जाएगा अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एज इट इज मुझे क्या निकालना है, द्रव्यमान केंद्र का दूसरे कण के सापेक्ष वेग निकालना है। तो सबसे पहले मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे पता है कि किसी के भी रेस्पेक्ट में यदि पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है तो उसका रिलेशन क्या आता है। यदि मैं इसको B को सॉल्व करता हूँ तो B का मुझे पता है कि यदि दूसरे कण की वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी निकालने के लिए जो टर्म आती है वो क्या आती है, V2 डैश इक्वल टू V2 माइनस का VCM, ये आता है। मुझे V2 डैश निकालना है, क्या निकालना है, मुझे V2 डैश निकालना है, क्योंकि इसने बोला है कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष का मतलब है C फ्रेम में दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 डैश। अब मुझे VCM, पहले तो VCM चाहिएगा क्योंकि VCM अपन ने निकाल नहीं रखा, तो सबसे फर्स्ट तो अपन क्या निकालेंगे VCM, क्या हो जाएगा M1 V1 M2 V2 और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास M1 प्लस का क्या हो जाएगा M2। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो V1 के साथ यदि 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो 100 साथ में हो जाएगा 10I प्लस माइनस का 7J माइनस का 3K, ऐसे अपने पास प्लस का हो जाएगा 300 साथ में हो जाएगा अपने पास 7I माइनस का 9J और प्लस का क्या हो जाएगा 6K, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास 3 और 400। क्लियर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली जो टर्म है वो क्या आएगी अपने पास, ये वाली टर्म बन जाएगी अपने पास क्या VCM इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाली टर्म बन जाएगी। देखो ये वाला क्या सॉल्व हो रहा है, यदि मैं यहाँ से इसको हटा दूँ 4 से 4 तो 4 तो नीचे ही रह जाएगा, तो ये वाली टर्म रह जाएगी अपने पास 10I माइनस 7J माइनस 3K, ये टर्म एज इट इज रहेगी। 0 0 हट गया नीचे से, तो अपने पास क्या रह गया, प्लस का हो जाएगा 21I माइनस का हो जाएगा माइनस का 27J और प्लस का हो जाएगा 18K, और अपॉन में जो 4 चल रहा है वो चल ही रहा है, ये अपॉन में 4 100 कॉमन लेके 0 से 0 हटा दिया, तो VCM इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 10 और 2 कितना 12I कैप आ जाएगा, 7 और माइनस 7, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 तो माइनस का है और माइनस 7 है, यानी 27 और 7 कितना हो जाएगा 34, यानी माइनस का 34 जे कैप हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा अपने पास 18, यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास 15K, और साथ में अपने पास क्या है 4, तो ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसका VCM हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास VCM हो जाएगा। अब यदि मेरे पास VCM आ गया तो मैं उसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी अपने पास, यदि मुझे V2 डैश निकालना है तो V2 माइनस का क्या होता है अपने पास VCM होता है। तो V2 की वैल्यू जो गिवन थी तो वो V2 की वैल्यू क्या है अपने पास, तो वो है 7I माइनस 9J 7I माइनस 9J प्लस का क्या है 6K, ये वाली टर्म हो जाएगी। और जो VCM निकला है वो VCM क्या हो जाएगा अपने पास, तो देखो वो VCM हो जाएगा अपने पास 12I माइनस का 34J साथ में हो जाएगा अपने पास 15K और अपॉन में क्या हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे क्या करना है, मुझे इन दोनों का क्या करना है माइनस करना है। तो ये वाली टर्म हो जाएगी अपने पास क्या, ये वाली टर्म, यानी क्या हो जाएगा, इसमें कुछ अपन ने मिस्टेक की है क्या 12I वाले में,
देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21, अपन ने लिख दिया 2, यहाँ 21 होगा, 21 और ये कितना हो जाएगा अपने पास 31, कितना हो जाएगा 31, क्योंकि ये अपने पास 21 है और ये 10 है तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो अभी अपने पास वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे 31, ये भी कितना है 31 और इसके ऊपर भी कितना है अपने पास 31, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करके लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि V2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 7i, तो 7 माइनस 31 अपॉन में 4, ये हो जाएगा अपने पास i कैप, फिर हो जाएगा अपने पास क्या प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 9, 34 अपॉन में 4 कितना j कैप, और फिर हो जाएगा अपने पास प्लस का 6 माइनस का 15 अपॉन में 4 क्या हो जाएगा k कैप, क्लियर। और यहाँ पे देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी प्लस, तो इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसमें से ये माइनस होगा तो ये रिजल्ट आएगा। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा V2 डैश वो आएगा अपने पास क्या माइनस का 3i, माइनस का 3i, फिर आ जाएगा अपने पास क्या माइनस का 2j प्लस 9k, माइनस का 2j प्लस 9k, और अपॉन में क्या हो जाएगा 4, यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास V2 डैश का आंसर हो जाएगा, क्लियर। इसी प्रकार यदि मैं कहता कि फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, क्या कहता मैं फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, तो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या करता यहाँ पे V1 डैश करता, V1 डैश इज इक्वल टू V1 माइनस का VCM करता, तो द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट में फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाती। तो आज अपन ने ये दोनों न्यूमेरिकल किए हैं, ये भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपना कोलाइड वाला टक्कर या टक्कर वाला जो कंसेप्ट था वो कंप्लीट हो जाता है। आगे वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे परिवर्तनशील द्रव्यमान निकाय की गति, यानी एक रॉकेट के बारे में स्टडी करेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक होगा। तो रॉकेट कैसे गति करता है, रॉकेट की वेलोसिटी कैसे बढ़ती है, रॉकेट में मास कैसे कम होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।